वेलकम टू NCERT कवर। फ्रेंड्स, हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है ड्रग्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था टेरिडोफाइटा के बारे में, बट उसको छोड़ के आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्रग्स के बारे में कि ड्रग्स होती क्या है। बेसिकली जो ड्रग्स है वो आप केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, या बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे जब आप सेकंड NCERT पढ़ेंगे, उसमें भी ड्रग्स के बारे में दिया गया है। बट आज हम आपको बताएंगे कि ड्रग्स होती क्या है और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। तो ड्रग्स जो होती है एक केमिकल्स होती है जिसका मॉलिक्यूलर वेट होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि लगभग उसका मॉलिक्यूलर वेट 100 से 500 माइक्रोन होता है। आप जानते ही होंगे कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ के बराबर होता है। तो इस प्रकार से जो ड्रग्स होती है वो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स शो करती है। जब ड्रग्स किसी भी मैक्रोमोलिकुलर टारगेट से जुड़ती है तो एक प्रकार की बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करती है। अगर वो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स अगर आपके लिए या किसी भी ह्यूमन के लिए अगर वो थेरेप्यूटिक है, थेरेप्यूटिक का मतलब होता है उपचारात्मक, अगर आपके लिए लाभदायक है तो उसे हम बोलेंगे मेडिसिन। मेडिसिन का यूजेज हम ज़्यादातर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के लिए हम, चाहे वो डिसऑर्डर हो या चाहे वो कोई डिजीज हो, उसी के लिए करते हैं। ज़्यादातर जो ड्रग्स होती है वो मेडिसिन की तरह यूज होती है। अगर आप ड्रग्स को हाई अमाउंट में या हाई डोजेज में अगर यूज करना शुरू कर देंगे तो वही ड्रग्स आपके लिए हानिकारक यानी कि पॉइजन की तरह काम करने लगेगा, मतलब कि जहर की तरह काम करने लगेगा। ड्रग्स जो होती है यूज ऑफ केमिकल्स इज नोन एज कीमोथेरेपी। अगर आप किसी भी केमिकल्स का यूज किसी थेरेप्यूटिक मतलब उपचारात्मक के लिए अगर केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, केमिकल्स रेज का यूज कर रहे हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे कीमोथेरेपी। हम लोग ड्रग्स के बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, ड्रग्स को हम तो बेसिकली केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री हैव प्ले a vital role of mankind। ये जो केमिस्ट्री होती है वो मैनकाइंड यानी कि ह्यूमंस के लिए एक वाइटल रोल प्ले करती है। अब हम ड्रग्स के बारे में एक एक करके देखते हैं। ड्रग्स आर और केमिकल। ड्रग्स जो होती है एक प्रकार की केमिकल होती है जिसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 100 से 500 माइक्रोन के बीच होता है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ के बराबर होता है। ये जो ड्रग्स होती है, ड्रग्स आर प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स when attached with a macromolecular target। अगर ये बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स, यदि ये बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स, if these biological response हमारे लिए थेरेप्यूटिक है तो ये मेडिसिन की तरह काम करेगा। ये जो मेडिसिन होती है
मेडिसिन यूज में कब आती है? फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड एनी डिसऑर्डर। ये जो मेडिसिन है वो आपके डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ किसी भी प्रकार की डिजीज हो या डिसऑर्डर हो उसके लिए यूज में आती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग्स का, जो नेक्स्ट पॉइंट है मेडिसिन का, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर यूज एज मेडिसिन। अगर इसी मेडिसिन का यूज आप, इफ दिस मेडिसिन हाई अमाउंट यदि इसी मेडिसिन का, इफ दिस मेडिसिन इज यूज्ड इन हाई डोजेज then medicine act as poison। अगर आप इसी मेडिसिन का यूज अगर आप हाई अमाउंट में, हाई डोजेज में यूज करने लगेंगे तो यही मेडिसिन आपके लिए एक पॉइजन या जहर की तरह काम करने लगेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट, कीमोथेरेपी। इसका यूज आपने ज़्यादातर कैंसर के समय सुना होगा कि कैंसर जिसको हो जाता है उसके लिए कीमोथेरेपी कितना इम्पोर्टेंट है। तो कीमोथेरेपी आखिर होती क्या है? तो यूज ऑफ केमिकल्स फॉर द therapeutic is known as chemotherapy। अगर आप केमिकल्स का यूज करके, अगर वही केमिकल्स आपके लिए अगर उपचारात्मक होगा, इस थेरेप्यूटिक का मतलब होता है उपचारात्मक। अगर इस केमिकल्स का यूज करके आप उपचारात्मक रूप में यूज कर रहे हैं तो दीज आर नोन एज कीमोथेरेपी। इस कीमोथेरेपी जो होती है उसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है। इसमें साइड इफेक्ट में आप देखेंगे जो बाल झड़ने लगता है और लगभग हाथ जो होती है काली होने लगती है, यानी कि ब्लड की कमी होने लगती है। इस प्रकार से हमने आपको ड्रग्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो जो सबसे पहला पॉइंट है जिसके बेसिस पे ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया वो है फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। जो फार्माकोलॉजिकल का इफ़ेक्ट है वो ज़्यादातर डॉक्टर्स यूज करते हैं क्योंकि उनके पास हर प्रकार की बीमारियों के लिए दवा अवेलेबल होती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट का यूज ज़्यादातर डॉक्टर्स ही करते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे एनाल्जेसिक दवाई, एनाल्जेसिक के बारे में यूज होती है। एनाल्जेसिक जो मेडिसिन होती है इनका यूजेज हम ज़्यादातर पेन होता है उनको कम करने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए यूज करते हैं। इसी प्रकार से एंटीसेप्टिक क्रीम या एंटीसेप्टिक मेडिसिन आती हैं, इनका भी यूज हम किल या अरेस्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का करते हैं। जैसे किसी भी फंजाई का अगर ग्रो हो गया बॉडी पे तो उनके ग्रोथ को या उनको मारने के लिए हम लोग एंटीसेप्टिक क्रीम या पाउडर या मेडिसिन का यूज करते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है ड्रग्स के एक्शन पे, कि ड्रग्स किस प्रकार से एक्शन करते हैं।
तो इसमें आप देखेंगे कि हमारी शरीर जो होती है कभी कभी स्वेलिंग कर जाती है, तो वो जो स्वेलिंग होती है वो आपकी हिस्टामिन्स के थ्रू होती है। तो अगर आपके शरीर में हिस्टामिन का सिक्रेशन हो रहा है तो आपकी शरीर जो है स्वेलिंग करेगी, वो आपको एक प्राइमरी जो लक्षण की तरह दिखेगा आपको। अगर उस स्वेलिंग को दूर करना है तो आप एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स जो आती है उनको लेंगे, तो ये जो हिस्टामिन होती है उनके सिक्रेशन को रोक देगा, जिससे कि आपका शरीर स्वेलिंग नहीं करेगी। तीसरा जो है बेसिस है जो क्लासिफिकेशन का, वो है केमिकल के बेसिस पे। तो ये आप देखेंगे एग्जांपल में सल्फोनामाइड एक केमिकल्स है, उसके बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया है। इस प्रकार से ड्रग्स को मुख्यतः 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। तो आइए अब हम एक एक करके देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ drugs. These are many ways to classify for drugs. पहला जो बेसिस है वो है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, इनका यूजेज ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द यूजेज बाय डॉक्टर्स। इनका यूज ज़्यादातर डॉक्टर्स ही करते हैं, बिकॉज इनके पास वैरायटी ऑफ डिजीज को ट्रीटमेंट देने के लिए जो मोस्ट ऑफ द यूजेज ऑफ डॉक्टर्स, बिकॉज इनके पास वैरायटी ऑफ डिजीज होती है जिसके लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। ट्रीटमेंट नहीं, वैरायटी ऑफ डिजीज फॉर द ट्रीटमेंट एग्जाम्पल में आप देखेंगे एनाल्जेसिक। ये जो एनाल्जेसिक होती है इसे हम बोल सकते हैं टू ओवरकम द पेन। मीन्स पेन को कम करने के लिए हम एनाल्जेसिक दवाई का यूज करते हैं। दूसरा जो है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का हम यूज किल या स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो एंटीसेप्टिक होती है इसका यूज हम किल मतलब मारने के लिए या स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं। इसमें जो है एग्जाम्पल में आपका क्रीम भी आती है, पाउडर भी आता है और कुछ एंटीसेप्टिक मेडिसिन भी आती है। दूसरा जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है हाउ टू एक्शन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स कैसे अपना एक्शन शो करती है। जैसे कि हमने आपको बताया हिस्टामिन के बारे में। हिस्टामिन ये एक प्रकार का केमिकल है। दीज आर अ टाइप ऑफ केमिकल।
जो कि वैसोडाइलेटर की तरह काम करता है, वैसोडाइलेटर की तरह काम करता है। इस हिस्टामिन का ये हिस्टामिन जो है क्या करती है, स्वेलिंग ऑफ द एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो हिस्टामिन होती है वो बॉडी के कोई भी पार्ट को स्वेल कर देती है, यानी कि सुझा देती है। इस स्वेलिंग को कम करने के लिए हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स का यूज करते हैं, ये जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होती है ये हिस्टामिन के सिक्रेशन को दीज आर अफेक्ट द हिस्टामिनिक सिक्रेशन। हिस्टामिन सिक्रेशन इफेक्ट करती है या अफेक्ट करती है, रोक देती है। तीसरा जो बेसिस है वो है केमिकल के बेसिस पे। इसमें बहुत सारी ड्रग्स आती हैं जैसे कि सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड का जो स्ट्रक्चर होता है ये एक बेंजीन की तरह होती है। इधर एमीन ग्रुप लगी रहती है, इधर आपका सल्फाइड ग्रुप लगा रहता है और इधर आपका सेकेंडरी एमीन लगा रहता है। दीज आर द सल्फोनामाइड, इसका यूज करते हैं हम। इस प्रकार से क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स आपका कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। ड्रग्स किस प्रकार से अपने टारगेट को इंटरेक्ट करती उसके बारे में हम देखेंगे। तो ड्रग्स को अपने टारगेट पे इंटरेक्ट करने के लिए किसी कैरियर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो है आपका एंजाइम। इस प्रकार से हम सबसे पहले प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन जो है एक प्रकार की बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, उसको हम दूसरे शब्दों में एंजाइम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एंजाइम जो होती हैं वो प्रोटीनेशियस ही होती हैं। तो ये जो एंजाइम है हमारे शरीर में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती हैं, बिकॉज ये एंजाइम जो है इन्हीं के थ्रू जो हमारी बॉडी में जो सेल है, सेल के जो आउटर मेम्ब्रेन है जिन्हें हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उस पे कुछ रिसेप्टर्स पाई जाती हैं। या तो वो जो रिसेप्टर्स होती है वह या तो वो सेल मेम्ब्रेन पे पाई जाएंगी या तो वो सेल के अंदर पाई जाएंगी, यानी कि इंट्रासेलुलर। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये एंजाइम के थ्रू ही कोई भी केमिकल्स या ड्रग्स है वो उस रिसेप्टर से जाके जुड़ता है। और जो हमारी बॉडी में या सेल में न्यूक्लिक एसिड होती है वो जेनेटिक कोड को डिफाइन करती है। और जो हम बता रहे हैं कि जो रिसेप्टर्स लगी होती है सेल मेम्ब्रेन पे, ज़्यादातर जो सेल मेम्ब्रेन है मोस्ट ऑफ द वो लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे जो पहला है हमारा हेडिंग है ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। ये ड्रग टारगेट इंटरेक्शन आखिर होता कैसे है? तो इसमें हमें एक कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो प्रोटीन है, these protein act as a biological catalyst
कैटालिस्ट। इस बायोलॉजिकल कैटालिस्ट को हम एंजाइम भी बोल सकते हैं, एंजाइम भी बोल सकते हैं। ये जो एंजाइम होती हैं, दीज प्ले अ वेरी crucial role for the communication system of the body। ये जो एंजाइम होती है वो हमारी बॉडी में एक वेरी क्रूशियल रोल को अदा करती है फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी कि एंजाइम जो होती है यही केमिकल्स को, दीज एंजाइम कैरी द ड्रग्स और एनी केमिकल्स, ये जो एंजाइम होती है कैरी करती है यानी ढो के ले जाती है ड्रग्स हो या किसी भी केमिकल को फॉर द अटैचमेंट ऑफ रिसेप्टर को हमने बताया ये प्रेजेंट का, ये पाई कहा जाती हैं। तो दीज आर फाउंड इन at the cell membrane यानी कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर या फिर इंट्रासेलुलर या तो सेल के अंदर पाई जाएंगे। इन्हीं रिसेप्टर से ये केमिकल्स जुड़ के अपने इफेक्ट को शो करेंगी। These chemicals, ये केमिकल्स इन रिसेप्टर से जुड़कर अपने इफेक्ट को शो करेंगी। दूसरा जो पॉइंट है ड्रग टारगेट इंटरेक्शन में वो है न्यूक्लिक एसिड का। तो न्यूक्लिक एसिड का जो इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी में ये है फॉर द कोड ऑफ जीन। ये जीन को कोड करती हैं यानी कि पहचानती हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने बताया। तो जो सेल मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ मेनली लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मेनली हमने लिखा है, मेनली का मतलब मुख्यतः लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है बट बहुत ही लेस अमाउंट में, इनके कंपेयर में बहुत ही लेस अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेड अप ऑफ मेनली लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। इस प्रकार से हमने आपको ड्रग्स एंड टारगेट इंटरेक्शन के बारे में कंप्लीट करा दिया। अब हम देखेंगे कि एंजाइम आखिर काम कैसे कर सकती है या कैसे करती है। तो एंजाइम जो है दो प्रकार से कैटालिटिक एक्शंस को शो करती है। पहला है एंजाइम के पास अपना खुद का एक एक्टिव साइट होता है, उस एक्टिव साइट में जो सबस्ट्रेट होता है उस सबस्ट्रेट को होल्ड करती हैं, एक सूटेबल पोजीशन पे होल्ड करेंगी ताकि वो आगे चल के अपने काम को इफेक्टिवली कर सकें।
और ये जो सबस्ट्रेट होती हैं वो दो या तीन प्रकार से जुड़ती हैं, या तो वो आयनिक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड या वॉन डेर वाल्स इंटरेक्शंस के थ्रू ये सबस्ट्रेट जो है एक्टिव साइट से जुड़ती हैं। एंजाइम का जो दूसरा काम है वो है फंक्शनल ग्रुप को प्रोवाइड कराना, जिससे कि सबस्ट्रेट आगे के कामों को आसानी से कर सके। इस प्रकार से हमने देखा कि एंजाइम जो है दो प्रकार से कैटालिटिक एक्शन को शो करती है। आइए अब उनके एक एक करके पढ़ते हैं और उनके स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। एंजाइम एंड ड्रग्स एक्शन। एंजाइम और ड्रग्स में एक्शन को समझेंगे। एंजाइम have mainly two function। पहला है एंजाइम के पास अपना खुद का एक्टिव साइट होता है। एक्टिव साइट होता है। इस एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट आके एक सुटेबल पोजीशन पर जुड़ जाती है, जिससे कि ये एंजाइम इफेक्टिवली वर्क कर सके। दूसरा जो पॉइंट है जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में आयनिक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड या वॉन डेर वाल इंटरेक्शन के थ्रू जुड़ती हैं। इंटरेक्शन के थ्रू अटैच होती हैं। अब हम सबस्ट्रेट और एंजाइम के स्ट्रक्चर को देखेंगे। This is substrate. This is enzyme.
ये सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में मिलके दिस इज द एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट एंजाइम की एक्टिव साइट है। इसी एक्टिव साइट में आके सबस्ट्रेट फिट होगा, तो सबस्ट्रेट ऐसे फिट होगा, ये सबस्ट्रेट इस प्रकार से फिट हो जाएगा इसमें। इस प्रकार से सबस्ट्रेट आपस में आके फिट हो जाएगा और अपने वर्क को इफेक्टिवली काम करेगा। तो हम इस प्रकार से देख लिए एंजाइम का पहला फंक्शन और उस कैसे जुड़ता है ये देख लिए। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट जो है, एंजाइम प्रोवाइड द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप ये इंपॉर्टेंट है। एंजाइम जो होती है वो फंक्शनल ग्रुप को प्रोवाइड करती है जिससे कि केमिकल रिएक्शन इजीली कंप्लीट हो सके, इस प्रकार से हमने एंजाइम और ड्रग्स के एक्शन को समझ लिया। अब हम आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे ड्रग्स एंजाइम इंटरेक्शन, ड्रग्स और एंजाइम के बीच इंटरेक्शन के बारे में, कि कुछ ऐसी भी ड्रग्स होती हैं जो एंजाइम के इफेक्ट को इनहिबिट कर देती है, यानी कि रोक देती हैं। तो वो रोकती कैसे हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि जो ड्रग्स होती है वो क्या करती है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है यानी कि बाइंडिंग साइट होती है उस ड्रग वो जाके उस पर जुड़ जाती हैं। अब जब ये ड्रग्स उस एक्टिव साइट से जाके जुड़ जाएंगे तो दूसरा कोई अगर सबस्ट्रेट होगा तो वो कहाँ से जुड़ेगा। जब पहले ही से ही आके ड्रग्स उस एक्टिव साइट पे जुड़ गई है तो कोई और सबस्ट्रेट उससे जुड़ नहीं पाएगा। इस प्रकार से ये क्या करती हैं, ड्रग्स एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके जुड़ के उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देती हैं। ये जो एक्टिव साइट से जुड़ने जो प्रोसेस है ये दो प्रकार से होती है, या तो वो कॉम्पिटिटिव होगा या तो वो नॉन कॉम्पिटिटिव होगा। कॉम्पिटिटिव का मतलब ये होता है जो एंजाइम में एक्टिव साइट्स होती हैं वो ड्रग्स कैसे जुड़ती हैं, वो ड्रग्स क्या करेंगे, जो नेचुरल सबस्ट्रेट होगा उससे compete करके उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे और जाके उस बाइंडिंग साइट से जुड़ जाएंगे, जिससे कि वो नेचुरल जो सबस्ट्रेट है वो आके नहीं जुड़ पाएगा। इस प्रकार से एंजाइम की जो इफेक्टिव होती है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा जो पॉइंट है वो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ये एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स होती है उससे नहीं जुड़ते हैं। एंजाइम के एक्टिव साइट के जस्ट बगल में किसी भी पॉइंट या डिफरेंट पॉइंट से जाके जुड़ जाएंगे और ये जुड़ के एंजाइम की एक्टिव साइट को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, जिससे कि जो सबस्ट्रेट होगा वो एंजाइम की एक्टिव साइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, यानी कि उसे पहचान नहीं पाएगा कि एंजाइम की एक्टिव साइट है कहाँ। तो इस प्रकार से ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो ड्रग्स होती हैं ये भी एंजाइम की इफेक्ट को कम कर देंगे। तो आइए हम इनको एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट जो है इनहिबिटर्स ड्रग्स ये क्या करती हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट
या वाइंडिंग साइट से जाकर जुड़ जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जिससे कि कोई सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट पर नहीं जुड़ पाता है, इस प्रकार से एंजाइम के प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है। These inhibitors are two type। पहला है कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर्स और दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर्स। तो आइए अब हम एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहला, कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर्स क्या होती है? कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर्स के बारे में पढ़ते हैं। जो कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर्स होती हैं ये नेचुरल सबस्ट्रेट से compete करती हैं ताकि कोई सबस्ट्रेट न जुड़ सके। इस प्रकार से उनके एंजाइम की इफेक्ट को ख़त्म कर देती हैं। और जो दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर्स, ये जो होता है एंजाइम की एक्टिव साइट से न जुड़कर एंजाइम के डिफरेंट पॉइंट से जुड़ जाती हैं, डिफरेंट पॉइंट से जुड़ जाती हैं, जिन्हें हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। ये इन्हिबिटर्स एलोस्टेरिक साइट से जुड़ के एंजाइम के एक्टिव साइट को चेंज कर देती हैं,
कर देती हैं, जिससे कि सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट को पहचान नहीं पाता है, पहचान नहीं पाता है। इस प्रकार से एंजाइम के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। इस प्रकार से एंजाइम के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। तो इस प्रकार से हमने एंजाइम और ड्रग्स के इंटरेक्शन को कंप्लीट कर दिया। जो पॉइंट है, यदि एंजाइम एंड इन्हिबिटर्स एंजाइम और इन्हिबिटर्स यदि आपस में परमानेंटली जुड़ जा रही हैं तो एंजाइम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर और बॉडी सिंथेसिस ऑफ a new enzyme। तो हमने आपको ड्रग्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन ख़त्म कर दिया। अब हम देखेंगे कि ड्रग्स को कितने क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया, इनमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।